देखिए जरा आपका शहर और दाम देखिए। 11 अगस्त को चीनी के दाम दिल्ली में थे 53 रुपए प्रति किलो, 20 अगस्त को हो गए 67 रुपए 1 किलो चीनी। मुंबई में 52 रुपए किलो चीनी थी जो बढ़कर हो गई 20 अगस्त को 67 रुपए किलो। कोलकाता में 53 रुपए किलो थी चीनी, बढ़कर हो गई 68 रुपए किलो। कानपुर में दाम थे 53 रुपए किलो चीनी के, वो बढ़कर 68 रुपए किलो हो गए। लगभग 10 रुपए 15 रुपए के आसपास चीनी बढ़ी है। लोग क्या कह रहे हैं बढ़े हुए दामों पर, जरा सुनिए पहले। ज्यादा परेशानी आ रही है, कहीं जाओ जैसे मिठाई ले जाना है तो मिठाई के दाम बढ़ेंगे, कुछ भी मीठा ले जाना घर पे भी कुछ बनाओ तो वो उसके भी दाम बढ़ जाएंगे। मतलब सोचना पड़ेगा हर गृहिणी को कुछ भी बनाने से पहले मीठा। जैसे ही शक्कर की सबसे पहले जरूरत पड़ती है, चाय से लेके रात के सोने तक, दूध तक, हर चीज में शक्कर ही लगती है। तो शक्कर ही नहीं मिलेगी तो कहाँ से क्या करेंगे। मैं भी एक दुकानदार हूँ, शक्कर बेचती हूँ। लोग सुनकर चले जा रहे हैं तो मेरा तो धंधा भी चौपट होने का वो लग रहा है। बचत करके चलेंगे, जितना खाते तो उसमें रेशियो घटा देंगे। और ज्यादा चीनी खाने से वैसे भी शुगर हो जाता है, तो ये सोच लेंगे ज्यादा खाएंगे तो शुगर हो जाएगा, इसलिए कम खाओ अच्छा है। करीबन इतना उम्र हो गई, इतना एक साथ 20 रुपए बढ़ाना अपने आप में बहुत बड़ी कीमत है। मतलब जस्ट अब आपको बताऊं कि चीनी के दाम आखिर क्यों बढ़ रहे हैं और कैसे कम होंगे, कहां रुकेंगे। देखिए जरा, इस साल की शुरुआत में चीनी का उत्पादन अनुमान कम हुआ, लेकिन महाराष्ट्र यूपी जैसे राज्यों में गन्ने की उपज कम रही और कहीं ज्यादा बारिश हुई कहीं कम बारिश हुई, इसलिए फसल को नुकसान हुआ है। पहली वजह निर्यात रोकने में देरी हुई। सरकार ने पहले 15 लाख टन चीनी निर्यात करने की परमिशन दी, लेकिन उत्पादन कम होने की वजह से मई में निर्यात पर रोक लगाई। अगर निर्यात रोकने का फैसला पहले होता तो स्थिति अलग हो सकती थी। अगली वजह एथेनॉल नीति का असर हुआ है क्या। दावा था कि सरकार की एथेनॉल नीति से भी चीनी के दाम बढ़े, हालांकि सरकार ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज किया, खंडन किया है। कहा कि एथेनॉल का बड़ा हिस्सा खराब अनाजों से बन रहा है। चीनी आयात टैक्स फ्री, घरेलू बाजार में चीनी की सप्लाई सुधारने की कोशिश जारी है। इसके लिए सरकार ने रॉ शुगर का आयात टैक्स फ्री कर दिया है। आयात टैक्स फ्री होने से मार्केट में चीनी की उपलब्धता बढ़ेगी। सरकार ने डीलरों को चीनी का स्टॉक घोषित करने को भी कहा है। जमाखोरी पर रोक है। 1 अगस्त से 30 नवंबर तक चीनी स्टॉक का अपडेट देना होगा और डीलर एक जगह अधिकतम 4000 क्विंटल ही स्टॉक रख सकते हैं। चीनी के निर्यात पर रोक लग गई। 30 सितंबर 2026 तक देश से चीनी के निर्यात पर रोक लगी और इसकी वजह से घरेलू बाजार में चीनी के दाम काबू में रह पाएंगे। सुनिए, अब इस पर सियासत भी हो रही है। क्या कह रहे हैं सियासतदान। बोले कि तेल के ऊपर जो फॉरेन एक्सचेंज जाता था उसको बचत करने के लिए इथेनॉल बनाया और अब उस फॉरेन एक्सचेंज को हम चीनी को इंपोर्ट करने के लिए खर्च करेंगे। एक तरफ देश को दुखी किया कि इथेनॉल वाला पेट्रोल जो है उससे लोगों की गाड़ियां खराब हो रही है, माइलेज खराब हो रही है, और दूसरी तरफ लोगों को अब चीनी महंगी खरीदनी पड़ रही है। हर तरफ महंगाई, क्योंकि इनके पास कंट्रोल करने की कोई क्षमता ही नहीं है और पूरी तरीके से सरकार नहीं चल रही है। एक कंपनी चला रहे हैं, कंपनी के लोग पूरी सरकार को, गवर्नमेंट को चला रहे हैं, इंडिया को चला रहे हैं। वो अपने हिसाब से दाम बढ़ा घटा रहे हैं। करने वाली प्रक्रिया इसका कोई संबंध नहीं है। चीनी प्रचुर मात्रा में देश में उपलब्ध है। जो लोग कृत्रिम शॉर्टेज करना चाहते हैं तो सरकार का ये कदम उस कृत्रिम शॉर्टेज को। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब आपको लिए चलता हूं। देखिए, पड़ोसी क्यों पानी पानी रो रहा है। पाकिस्तान पानी पानी हो गया। वजह क्या है? देखिए, वजह मैं आपको दिखाता हूं। यह है वजह। सलाल डैम का पानी खोल दिया है, गेट खोल दिया है भारत ने, और देखिए गेट खोलते ही ये पानी पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। भारत ने जैसे ही सलाल डैम के गेट खोल दिए, उसके बाद से पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ने लगी, क्योंकि पाकिस्तान पानी निकालने के लिए डैम के गोए गेट भारत खोलता है। तेज बहाव में पानी आया और चिनाब का जलस्तर बढ़ गया है। इससे पाक के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रशासन ने लोगों से अपील की है, चिनाब नदी से दूर रहने और किनारे जाने को कहा है, क्योंकि पाकिस्तान के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में लोग बाढ़ की चपेट में। ऐसे में सलाल डैम का पानी पाक की मुसीबत बन सकता है, क्योंकि सलाल डैम जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बना है। चिनाब नदी पर बने डैम में लाखों क्यूसेक पानी होता है। डैम के गेट खुलने के बाद पानी चिनाब के गेट
चिनाब से आगे बढ़ता है और सीधे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में दाखिल हो जाता है, जहां से आगे कई नहरों के जरिए पानी कई क्षेत्रों में बढ़ जाता है। पहले तो पाक जल संकट के लिए भारत को कोस रहा था, क्योंकि भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था, जिसके तहत सलाल और बगलिहार डैम के गेट बंद कर दिए गए। इससे पाकिस्तान की ओर जाने वाला पानी रुक गया था। पाकिस्तान के 21 करोड़ लोग इसी पानी पर निर्भर रहते हैं, तभी तो पाक पीएम शाहबाज ने युद्ध तक की धमकी दे डाली थी। सुनिए, हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता की रिपोर्ट देखिए जरा। आप देख सकते हैं कि सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के 12 के 12 जो है गेट खोल दिए गए हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि पानी जो है पाकिस्तान की ओर बहता हुआ जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि चिनाब के वाटर लेवल जो है बढ़ चुका है और ये पानी जो है यहाँ से सीधा पाकिस्तान जा रहा है। जब से इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया है, तब से देखा गया है कि भारत जो है अपने रिवर्स के फ्लो पर पूरी तरह से कंट्रोल कर पा रहा है। भारत अपनी मर्जी से इन गेट्स को खोल सकता है, क्योंकि भारत को अब किसी को भी बताना नहीं है, क्योंकि भारत को कोई इंफॉर्मेशन किसी को देनी नहीं है, ना ही कुछ बताना है कि हम कब गेट खोलने जा रहे हैं और कितने गेट खोलने जा रहे हैं। और उसकी वजह से जो है पावर जनरेशन में भी काफी फर्क आएगा। अब देखिए जरा, अब आपको बताऊं, एक तरफ सिंधु जल संधि रद्द की गई थी, जिसका असर पाकिस्तान पर हो रहा है। रद्द क्यों की गई थी? पाकिस्तान की शरारत पहलगाम और उसके बाद भारत का जवाब ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में देखिए, बहावलपुर में जैश का हेडक्वार्टर भारत ने उड़ा दिया था। देखिए जरा इसके बाद हाल क्या था, ये तस्वीर देख रहे हैं। भारत के हमले में जैश का हेडक्वार्टर तबाह हो गया था, खंडर में तब्दील हो गया था। बड़ी फोर्स के साथ अब देखिए यही हेडक्वार्टर बनकर तैयार हो गया है। हेडक्वार्टर अब देखिए, ये जैश का वही हेडक्वार्टर है बहावलपुर वाला, जिसे ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत ने उड़ा दिया था। देखिए आखिर ये कैसे बना है और क्या होता है ये मसूद अजहर के हेडक्वार्टर में। ये उस हेडक्वार्टर की दो तस्वीरें हैं। ये वो जब भारत ने उड़ाया था, ये दोबारा बनकर तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर में जो आतंकी ठिकाना तबाह हो गया था, भारत ने जैश के जिस हेडक्वार्टर को बमबारी में उड़ा दिया था, बहावलपुर का वही आतंकी ठिकाना फिर बन गया है। दावा है कि जैश का बहावलपुर वाला हेडक्वार्टर एक्टिव हो गया है, क्योंकि मरकज सुभान अल्लाह में निर्माण का काम पूरा हो गया है। बताया जा रहा है जैश ने इस ठिकाने को दोबारा खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो में मरकज दिख रहा है, जिसके अंदर नई टाइल्स, कलर की दीवारें और पंखे लगे हुए हैं। नया निर्माण साफ दिख रहा है, जो हाल ही में किया गया लगता है, और यहां से आतंकी गतिविधियों को फिर से तेज कर दिया गया। मरकज सुभान अल्लाह एक मस्जिद है जो पाक के पंजाब प्रांत में है। 2015 में इसकी शुरुआत हुई, जो जैश का अहम ठिकाना बन गया है। मसूद का जैश गुट आतंकी ठिकाने के तौर पर इसे इस्तेमाल करता है। ये लंबे वक्त से जैश का वैचारिक और ऑपरेशनल सेंटर रहा है, जहां ब्रेन वॉश कर आतंकी बनाना और उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। जैश के इस ठिकाने पर भी 7 मई 2025 को एयर स्ट्राइक हुई थी। आतंकी संगठन जैश से जुड़े 10 से ज्यादा लोग मारे गए थे। मारे गए आतंकियों में मसूद अजहर के रिश्तेदार भी शामिल थे। और भारतीय सेनाओं के एक्शन के 1 साल बाद यह मरकज फिर बना है और फिर आतंकी गतिविधियां सक्रिय होंगी। इसमें पाकिस्तानी सेना और सरकार ने सहयोग दिया है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और दिलचस्प खबर है। खबर यह है कि मायावती और अखिलेश को योगी का रक्षा कवच, वो क्या है वो आपको बताऊंगा। उससे पहले दो तस्वीरें देखिए जरा। योगी आदित्यनाथ आज जापान से आए छात्रों से मिल रहे थे। ये वो तस्वीरें। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एंड ऑनरेबल गवर्नर, नमस्ते। योगी आदित्यनाथ तो धन्यवाद। जापान के छात्रों ने योगी का स्वागत नमस्ते करके किया और धन्यवाद से किया। अब एक और तस्वीरें देखिए जरा। ये जापान के छात्र योगी आदित्यनाथ के साथ सेल्फी लेने खड़े हुए, सेल्फी ले रहे थे। ये बेटा
ओके थैंक तो योगी आदित्यनाथ का एक क्रेज था कि सेल्फी ले रहे थे योगी आदित्यनाथ के साथ छात्र। अब देखिए जरा, अब आपको दिखाऊं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अखिलेश यादव और मायावती, योगी आदित्यनाथ ने दोनों को सुरक्षा कवच दिया है। क्या है वो सुरक्षा कवच, ये आपको बताता हूं, देखिए जरा। सुरक्षा कवच है ये बुलेट प्रूफ जैकेट जो आप देख रहे हैं, ये बुलेट प्रूफ जैकेट बाकी नेताओं को योगी ने भेजी है। यूपी चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया, इसके तहत यूपी के बड़े बड़े नेताओं को ये बुलेट प्रूफ जैकेट बांटी गई। उत्तर प्रदेश के 52 नेताओं को ये बुलेट प्रूफ जैकेट दी गई है। इसमें अखिलेश यादव, मायावती, राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज नेता शामिल हैं। इसके अलावा कैबिनेट के 11 मंत्रियों को भी जैकेट दी गई है। पहले चरण में 8 और दूसरे चरण में 44 नेताओं को जैकेट बांटी गई है। चुनाव आ रहा है, विधानसभा, नेता बाहर निकलेंगे, रैली करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, उनकी सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। पहली बार है जब नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट मुहैया कराई गई। दावा यह है कि सुरक्षा के लिहाज से यह जैकेट देने का फैसला हुआ क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सरकार को यह सुझाव दिया कि बुलेट प्रूफ जैकेट यूपी सरकार के सुरक्षा मुख्यालय ने खरीदी है। एक बुलेट प्रूफ जैकेट की कीमत 1.5 लाख रुपए बताई जा रही। बुलेट प्रूफ जैकेट एक तरह का खास सुरक्षात्मक कवच है। इसे पहनने वाला सुरक्षित होता है क्योंकि गोली आर पार नहीं होती है। यह जैकेट पहनने वाले के शरीर को गंभीर चोट या मौत से बचाती है। इन जैकेट्स में मजबूत सिंथेटिक धागों की कई परतें हैं जो स्टील से भी ज्यादा सख्त होती हैं, जो इसे सुरक्षित बनाती हैं। जैकेट के अंदर आगे और पीछे कठोर प्लेट्स लगी होती हैं। एक मानक जैकेट का वजन करीब 6 से 8 किलो तक होता है और इसे सेना, पुलिस और वीआईपी सुरक्षा में तैनात जवान पहनते हैं। अब देखिए जरा किन किन नेताओं को यह बुलेट प्रूफ जैकेट दी गई है। उनमें प्रमुख नेता कौन कौन से हैं? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को दी गई है जैकेट, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, बीएसपी अध्यक्ष मायावती को दी गई जैकेट, ओम प्रकाश राजभर को, संजय निषाद को और नंद गोपाल नंदी को भी बुलेट प्रूफ जैकेट दी गई है। उपाध्यक्ष महिला आयोग की अपर्णा बिष्ट, जयवीर सिंह यूपी में मंत्री है, सुरेश खन्ना को यह जैकेट दी गई है और 2 और लोग, बीजेपी के नेता संगीत सोम और बीजेपी नेता सुरेश राणा को भी बुलेट प्रूफ जैकेट दी गई है। अब आपको बताऊं कि देश के किन नेताओं को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। देखिए जरा, Z+ कैटेगरी की सुरक्षा, कितने जवान होते हैं इस कैटेगरी में? 58 जवान Z+ कैटेगरी में होते हैं। 58 जवान होंगे जिसे Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। Z कैटेगरी में 30 जवान होते हैं और एस्कॉर्ट के साथ Y+ अगर सुरक्षा है तो 15 जवान होते हैं। एस्कॉर्ट के साथ Y में 12 होते हैं और Y+ में 9 जवान होते हैं। सिर्फ Y श्रेणी की सुरक्षा है तो 6 जवान होते हैं। X श्रेणी की सुरक्षा है तो 3 से 4 जवान होते हैं इस कैटेगरी में। यह सुरक्षा घेरा है। अब देखिए जरा किन किन नेताओं को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। गृह मंत्री अमित शाह को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा हासिल है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को और प्रियंका वाड्रा को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा है। योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और मायावती को भी Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। सीएम आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और सुरक्षा सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा हासिल है।